हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्द जून या जुलाई के महीने में हो सकता है। तो आपके पास जो है वो टाइम काफ़ी कम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें लगाइए, ताकि आपकी परिस्थिति जो है वो बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी मजबूत हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 30। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 10% रिजर्वेशन की सुविधा जो है वो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें प्रदान करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है 123वां, 122वां, 124वां, 125वां। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब होगा 124वां संविधान संशोधन जो है वो ये सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि बाकी संविधान संशोधन कौन कौन सी सुविधा प्रदान करते हैं। 123वां संविधान संशोधन जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रयास करता है। किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रयास करता है। साथ ही साथ इस आयोग को क्या करता है, इनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों और शिकायतों की जांच करने का भी अधिकार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122वां संविधान संशोधन क्या करता है। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी जब भारत में लागू किया गया था तो उस संदर्भ में इसे लाया गया था। ये बहुत फेमस है, तो आप लोगों को जो है ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, 124वां संविधान संशोधन मैंने आपको बता दिया है, वो शैक्षणिक संस्थाओं और रोजगार में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनको 10% आरक्षण देने के लिए जो है 124वां संविधान संशोधन जो है वो लाया गया था। 125वां संविधान संशोधन देखते हैं, तो इसके अंतर्गत ये था कि अपने जिलों में जिला और क्षेत्रीय परिषदों में जनजातियों के मध्य जो मुकदमे होते हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई के लिए ग्राम परिषद या अदालतों के गठन की बात की गई थी। ठीक है, यानी क्या है, जो आपके एरिया में जो भी जनजातियां रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी जनजातियां होती हैं, तो अगर मान लो एक से अधिक जनजातियां आपके एरिया में पाई जाती है और उनके बीच में कोई जो है विवाद हो जाता है, तो अब उनके विवाद का निपटारा कैसे किया जाएगा। तो उनके विवाद के निपटारे के लिए उन लोगों ने जो है ग्राम परिषद या ग्राम अदालतें के निर्माण के गठन का प्रावधान जो है सरकार ने 125th अमेंडमेंट में किया है, ताकि जो जनजातियों के बीच जो भी विवाद है वो इस स्तर पे जो है वो निपट सके। ठीक है, तो ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1620। ठीक है, यानी वो पूछ रहा है कि 1620 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बस्तियां कहाँ स्थापित की हैं। आपके पास ऑप्शन है बालसोर में, मसूलीपट्टनम में, ट्रेंकुआर में या सेरारामपुर में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित की थी। देखिए ये जो कंपनी है ना, डेनिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए भारत में आई थी। इनका कुछ ज़्यादा जो है वो मतलब जो है वर्चस्व भारत पर नहीं रहा। उन्होंने जो है ट्रेंक्यूआर में जो है अपनी बस्ती स्थापित की थी, क्योंकि इनका प्रभुत्व ज़्यादा अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाया, ज़्यादा देर तक भारत में टिक नहीं पाए। तो अंत में उन्होंने जो है 1845 में अंग्रेजों को अपनी सभी जो है जो उनका एरिया था और जितने भी कंपनीज थी, जितने भी उनके किले विले थे, वो सब बेच करके जो है वो वहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना ही जिक्र आता है कि उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई कहाँ थी, क्योंकि वो भी एक जो है फॉरेनर ही थे जो भारत में आए थे। तो इस संदर्भ में ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 16 से 20 में वो भारत के पूर्वी समुद्र तट ट्रेंकोवार पे जो है उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, लेकिन अपनी स्थिति वो भारत में मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए 1845 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच करके वहाँ से चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज अडवाणी इज अ फेमस इंडियन प्लेयर
ऑफ विच स्पोर्ट्स, पंकज अडवाणी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। बिलियर्ड और स्कूनर, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी। देखिए अगर इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हॉकी में नहीं खेलते, ना टेनिस खेलते हैं, ना वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। ये बिलियर्ड एंड स्कूनर प्लेयर है। ये आपने एक ऐसे जो है स्क्वायर कलर का बॉक्स देखा होगा जिसमें गेंदें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो छेद बने होते हैं जिनमें उनको जो है एक लकड़ी जो पैनी सी होती है उससे मार करके इन्हें जो है वो इन चारों जगहों में गिराया जाता है, ठीक है। काफ़ी फेमस गेम है, आपने जो बहुत सारी मूवीज़ में भी या फिर जो है बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो स्पोर्ट्स टेलीविजन पे आते हैं उनमें इन्हें देखा होगा, ठीक है। काफ़ी फेमस प्लेयर है, बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस इज रिलेटेड टू विच एक्ट, ठीक है। यानी प्रेस का संबंध किस अधिनियम से है? चार्टर एक्ट से है, पिट्स का अधिनियम से है, वर्नाकुलर एक्ट से है, विनिमय अधिनियम से। देखिए ये तो काफ़ी फेमस है, सबको पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। ये एक्ट के नाम में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय भाषाओं में जो, क्योंकि उस टाइम पे भारतीय भाषाओं में जो बहुत सारे अखबार निकाले जाते थे और वो अक्सर जो है अंग्रेजों की बुराइयां करते थे या उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को अपने जो है अखबारों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। बड़े बड़े नेताओं ने अखबार निकाले थे, जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है, केसरी हो गया, ठीक है, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो वो लोग इसमें सरकार की आलोचना किया करते थे, सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगती थी अंग्रेजी सरकार को, तो उन्होंने क्या किया, वो जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए और उन्होंने जो है वो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे, ठीक है, उस पर नियंत्रण करने की जो है उन्होंने एक तरीके से जो है एक योजना बनाई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कब आया था। तो ये एक्ट 1878 में जो है भारत में आया था, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसे लाने वाले कौन से वॉइसरॉय थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे जो है नेक्स्ट सवाल ये पूछ सकता है कि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ठीक है, या उसे जो है कौन से वॉइसरॉय लेके आए थे। तो उस समय जो है वॉइसरॉय जो भारत के थे उनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इसे 1878 में लेके आए थे, ठीक है। और इसकी समाप्ति किसने की थी? तो इसकी समाप्ति 1882 में जो है वो लॉर्ड रिपन ने की थी। ये नाम आपस में बहुत जो है, ठीक है, फेमस है, ठीक है। तो आप इन्हें देख सकते हैं ध्यान से, ये देखिए लिपन, रिटन, ठीक है, ये फेमस नाम है, सेम टोन है, ठीक है। तो ये आसानी होगी आपको याद करने में, ठीक है। तो प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? प्रेस एक्ट का संबंध जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है जो 1878 में आया था। इसे लाने वाले वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिटन, इसे हटाया 1882 में गया था। उस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए अब हम बाकी अधिनियमों को देख लेते हैं। देखिए चार्टर एक्ट भारत में जो है 1883 में आया था, ठीक है। ये किस लिए आया था? तो ये जो है उस समय जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण घटना, जब चार्टर एक्ट आया था जो है भारत में, तब उस टाइम पे जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ जो है बहुत सारे बदलाव हुए थे, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था, उसे अधिकार पर जो है सरकार का नियंत्रण हो गया था। ये तरीके से जो है से मान लीजिए जो है से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, चाय और चीनी को छोड़ करके, ठीक है, चाय और चीनी को छोड़ करके बाकी समस्त व्यापार पर जो है सरकार का अधिकार हो गया था, ठीक है। चाय और चीनी को छोड़ करके बाकी सभी जो वस्तुएं हैं उनके व्यापार पर जो है अब कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था, अब सरकार का हो गया था। उससे पहले कंपनी का जो है संपूर्ण व्यापार पर जो है क्षेत्राधिकार हुआ करता था, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त कर दिया गया था। ये मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कराया था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैंने आपको बताया था विलियम बेंटिक, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। फिर चार्टर एक्ट 1883 आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, ठीक है।
भारत का गवर्नर जनरल यहीं से नियुक्त होने लगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जैसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उसमें पहले खुली प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि पहले उसमें सिर्फ अंग्रेज ही भाग लेते थे, भारतीयों को हिस्सा लेने की वो नहीं, आज़ादी नहीं थी। अब इस अधिनियम के साथ उन्हें भी जो है इसमें हिस्सा लेने की आज़ादी मिल गई। साथ ही साथ जो है दास प्रथा की समाप्ति भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो है एक महत्वपूर्ण चीज जो हुआ था वो है विधि आयोग का गठन किया था सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि चार्टर अधिनियम जब 1883 में आया, ठीक है, तो उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए। चलिए अब हम देखते हैं पिट्स अधिनियम के आने से कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पिट्स अधिनियम आया था 1784 में। इसे लाया गया था विनियमन अधिनियम जो 1773 में, जैसे कि हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। अब इसमें पहली बार क्या हुआ था कि कंपनी, पहले क्या था मैंने आपको बताया था, कंपनी स्वतंत्र हुआ करती थी, वो व्यापार करती थी, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। इसमें पहली बार कंपनी पर जो है सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। कंपनी का नियंत्रण जो है, कंपनी पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। पहली बार क्या हुआ कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, कंपनी के राजनीतिक कार्य और उसके वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। पहले कंपनी जो क्या करती थी, सिर्फ व्यापार का काम करती थी, फिर उन्होंने राजनीति भी शुरू कर दी। तो अब सरकार को लगा कि अब राजनीति भी वही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कंपनी को राजनीतिक कार्यों से बाहर कर दिया। कहा कि आप एक कंपनी है, आपका काम व्यापार करना है, तो आप व्यापार का काम ही कीजिए, आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ ही कंपनी ने इस चीज को, मतलब कंपनी पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या किया, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, जिसे कहते हैं कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड की उन्होंने स्थापना की ताकि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि कंपनी जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहे और उसके द्वारा दिए गए जो नियम है, जो निर्देश है, उसके अनुसार ही कार्य करे, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने दोहरी प्रणाली, ड्यूअल सिस्टम आपने सुना ही होगा, राज्य के स्तर पर, ठीक है, और जो है वो केंद्र के स्तर पर अलग अलग प्रणाली होती है, आपने सुना था, ठीक है। तो वही इन्होंने दोहरी प्रणाली लागू की। भारतीय स्टेट में जो है क्या कहते हैं, स्थानिक लेवल पे अलग प्रणाली लेकर के आए वो, और अपर लेवल पे उन्होंने अलग व्यवस्था की शुरुआत करी, ठीक है। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश संपत्ति एक शब्द है, इसे आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश संपत्ति, देखिए इस शब्द का इस्तेमाल भी जो है वो पहली बार इसी एक्ट के तहत होता है। जब ये कंपनी के अधिकारी जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत मात्रा में व्यापार किया था और उन्हें बहुत लाभ भी मिला, ठीक है। और तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी संपत्तियां अर्जित कर ली थी, ठीक है। एक तरीके से मतलब जो है एक तरीके से अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया था उन्होंने हर तरीके से, इसीलिए सरकार को इनसे खतरा महसूस हो रहा था, ठीक है। तो सरकार ने इस एक्ट के तहत क्या किया कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि आप यहाँ पे सिर्फ व्यापार करेंगे, संपत्ति नहीं खरीदेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो फिर आप पूरा इंडिया पे कब्जा कर लेंगे तो सरकार का तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से सरकार जो है ये नियम लेके आई थी। चलिए अब हम देख लेते हैं विनियमन अधिनियम, जिसे हम जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि सरकार ने इसमें क्या सुधार किया था। इसमें देखिए सरकार ने, आपने बंगाल का गवर्नर जनरल टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, मैंने आपको बताया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले इसी के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल वर्ड जो है सबसे पहले इसी के अंतर्गत आया था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या किया था उन्होंने, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को अलग कर दिया था, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर अलग था और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया था। देखिए 3 गवर्नर थे। अब आपने ये गवर्नर जनरल टर्मिनोलॉजी सुनी, इसमें 3 गवर्नर थे। देखिए एक मद्रास का था, ठीक है, उसके बाद एक जो है वो बम्बई का था और एक जो था वो बंगाल का था, ठीक है।
3 गवर्नर थे। ये जो दोनों थे मद्रास और बम्बई वाले, वो इसके नियंत्रण में कार्य करते थे। तीनों अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन उन पे डोमिनेंस किसका है? तो उन पे डोमिनेंस है बंगाल का गवर्नर जनरल। इसलिए आप बंगाल का गवर्नर जनरल शब्द सुनते हैं, आप कहीं भी मद्रास का गवर्नर जनरल या बम्बई का गवर्नर जनरल नहीं सुनेंगे। आपकी मेमोरी में बंगाल का गवर्नर जनरल ही आपने हमेशा सबके मुंह से सुना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर ही काम करते थे। ठीक है, चलिए अब इसी के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, 1773 के अधिनियम के अंतर्गत ही कर्मचारियों को जो है वो निजी व्यापार करने की मनाही कर दी गई थी। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भारतीय शासक हैं या फिर भारतीय लोग हैं उनसे किसी प्रकार का उपहार जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की आदेश नहीं दिया गया था। ठीक है, उन्हें कहा गया था कि आप न तो एक निजी व्यापार करेंगे, क्योंकि व्यापार का काम तो कंपनी का है ना। अगर सरकारी कर्मचारी भी व्यापार करेंगे तो फिर क्या महत्व रह जाएगा। और आप उपहार भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उपहार लेंगे, उनसे ब्राइब्स लेंगे, ठीक है, तो आप जो है लालची हो जाएंगे, तो आप कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। फिर तो आप अपने लालच के अनुसार काम करेंगे। इससे जो है सरकार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र से नहीं, सरकार के अधिकार क्षेत्र से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने लालच के अनुसार काम करेंगे तो सरकार का आप पे नियंत्रण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इससे ब्रिटिश सरकार को कोई लाभ होगा? नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस प्रावधान को इसमें जोड़ा। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये एक बॉडी है जिसका गठन उन्होंने जो है किया था ताकि भारत में वो राजस्व जो हो मामले हैं, नागरिक मामले हैं, ठीक है, और जो सैन्य मामले हैं उनको जो है वो मतलब जो है उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके और इसके माध्यम से वो भारत में अपनी स्थितियों को जो है वो मजबूत कर सकें। ठीक है, तो ये जो है इनके द्वारा उठाए गए कदम थे। आई होप आपको जितने भी एक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हों कि उनमें कौन कौन से प्रावधान थे और वो सरकार द्वारा जो है वो किस लिए लाए गए थे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको सिंपल से लेकर के टफ सवाल भी वो हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आप इन एक्ट्स को याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया न्यूक्लियर वेपन्स एक्ट था, 1878 में पारित हुआ था। ठीक है, और इस पे भारत की जो भाषाएं हैं उन पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है उस टाइम भारत के वाइसरॉय थे। फिर 1882 में से रद्द कर दिया गया था, तब लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द पाइनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में साम्यवाद के प्रेरकता कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सबके टिप्स पर रटा हुआ है कि एम.एन. रॉय जो थे वो भारत में जो है साम्यवाद की अवधारणा को लेकर के आए थे। वो उस टाइम के जो है प्रसिद्ध जो विचारक थे, जैसे मार्क्स हैं जिनके बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा, ठीक है, और एंगल्स, ये जो है विचारक थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारत में भी साम्यवाद लाने का जो है प्रयास किया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखिए भारत में साम्यवाद के प्रेता एम.एन. रॉय थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि वो कार्ल मार्क्स, ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स से जो है वो एंगल्स से जो है वो प्रभावित थे। ठीक है, और उन्हें लेनिन ने जो है एम.एन. रॉय को क्या कहा था, पूर्व में भावी लाल क्रांति का जनक उन्हें बताया था। ठीक है, अगर कल से आपसे ये सवाल पूछे, ठीक है, कम्युनिज्म पे बेस्ड, कि भारत में एम.एन. रॉय को पूर्व में भावी क्रांति का जनक किसने कहा था, या फिर पूर्व में भावी लाल क्रांति का जनक जो है वो एम.एन. रॉय के संदर्भ में ये कथन किस जो है व्यक्ति ने कहा था, लेनिन ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा था, ठीक है, या जो है मिल्स ने कहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि लेनिन ने जो है ये जो लाइन है वो एम.एन. रॉय के बारे में कही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है एम.एन. रॉय, ये है मार्क्स, ये है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन फूड, ठीक है, ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनका प्रमुख भोजन था क्या। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गेहूं और जौ था, चावल और गेहूं था, गेहूं और मकई था, या जौ और चावल था। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। ठीक है, गेहूं और जौ जो था वो उनका प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि ये देखिए सब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है,
ये अक्सर जो है हमेशा क्वेश्चन में आते ही रहते हैं, इससे रिलेटेड सवाल हर बार आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये ऐसा सवाल है जो बहुत ही ईजी है, अगर आपने कभी भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ी है तो सबसे पहले आप इसी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वो और क्या क्या खाते थे। गेहूँ खाते थे वो लोग, ठीक है, जौ खाते थे, इसके साथ साथ मटर से परिचित थे वो लोग, ठीक है, रागी, खजूर, कपास। वो लोग वेजिटेरियन के साथ साथ जो है नॉन वेजिटेरियन भी थे, तो वो लोग गायों को भी खाते थे, सूअर, बकरी, ठीक है, दोनों खाते थे, यानी वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी वेज भी थे, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, उनका मुख्य भोजन जो था वो गेहूं और जौ था, उसके बाद वो मटर को, रागी को, कपास को, ठीक, खजूर को, गाय को, सूअर को और बकरी का मांस भी खाते थे। वो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकम द रूलर आफ्टर समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद निम्नलिखित में से कौन शासक बना था, ठीक है। यानी आपसे ये गुप्त वंश की जो है वो जो है क्राक्रम पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है कि शासक जो है वो समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक आया था, ठीक है। आपका ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, महेंद्र या समुद्रगुप्त प्रथम। तो कौन था जो है समुद्रगुप्त के बाद शासक बना था, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त के बाद शासक बने थे। चलिए एक बार हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि जो है वो गुप्त एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला था। देखिए ये है गुप्त एम्पायर, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे कांजीपुरम से लेकर के ये पूरा गुजरात और ये बहुत सारा एरिया अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का होता हुआ जो है, थोड़ा बहुत जो है ये म्यांमार वाला रीजन जो है वो शामिल है, जो कि गुप्त वंश में आता है। चलिए अब हम गुप्त वंश के शासकों को समझ लेते हैं, ठीक है। उनके क्रम को देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन शासक रहा। गुप्त वंश में देखिए कुल कितने शासक हुए, तो गुप्त वंश में कुल 15 शासक हुए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, लेकिन उन्हें देखने से पहले हम इसके गुप्त वंश के बारे में कुछ जो है वो बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। गुप्त वंश का शासन काल था 240 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनकी जो है राजधानी थी, ठीक है। भाषा तो ये लोग संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे हिंदू तथा बौद्ध धर्म के जो है लोग जो है वो निवास करते थे, ठीक है। चलिए आइए शासकों को देख लेते हैं। इनके सबसे पहले शासक का नाम था श्रीगुप्त प्रथम। उनका शासन काल था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी उत्तरार्ध के आसपास जो है आपको इनका शासन जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट शासक है इनके घटोत्कच। घटोत्कच आपने नाम काफी सुना होगा, ये भीम के पुत्र थे, ठीक है, जो काफी मतलब फेमस थे महाभारत के युद्ध के दौरान, आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है। मतलब वही सेम नहीं है, उन्हीं के नाम पर आधारित है ये, ठीक है। 280 से लेकर के जो है 319 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 319 से लेकर के 335 ईसा पूर्व था। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जिनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 375 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। फिर आते हैं रागगुप्त। इनका 375 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहा है, काफी कम रहा है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका शासनकाल था 375 से लेकर के
1415 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे शासकों को देख लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल था 1415 से लेकर के 455 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट शासक थे स्कंदगुप्त। इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा क्योंकि इनके द्वारा छोड़े गए अभिलेख जो हैं वो मिले हैं भितरी में। ठीक है, स्कंदगुप्त, इनका शासनकाल था 455 से 467 ईसा पूर्व। फिर आते हैं पुरागुप्त। पुरागुप्त का शासनकाल था 467 से लेकर के 473 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल था 473 से लेकर के 476 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आते हैं बुद्धगुप्त। इनका शासनकाल था 476 से लेकर के 495 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आते हैं नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त का शासनकाल था 495 ईसा पूर्व से लेकर के 530 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर बीच में जो है आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त जो है तृतीय। द्वितीय मैंने आपको पहले बता दिया है, तृतीय। इनका शासनकाल था 530 से लेकर के 540 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर अंत में आते हैं विष्णुगुप्त। इनका शासनकाल था 540 से लेकर के 550 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि किस गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब से कब तक हुई थी। ठीक है, उनकी राजधानी क्या थी, उनकी भाषाएं क्या थी, वहाँ का धार्मिक समूह कैसा था, और वहाँ पे 15 शासक हुए। और मैंने उनके नाम के साथ साथ आपको उनका कालक्रम भी बता दिया है। आपको ये कालक्रम याद रखना है क्योंकि ये आपसे अरेंजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि क्रम अनुसार भी कई बार आपसे पूछ लेता है, अगर उसे आपको क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना है या आपको परेशान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वही है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है, हालांकि उसका वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ गुप्त वंश के जो है संस्थापक पूछते हैं तब आप श्रीगुप्त लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे वास्तविक संस्थापक का नाम पूछता है तो आप चंद्रगुप्त को प्रथम को लिखेंगे। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हीं के दरबार में जो है एक चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, वो आए थे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए आप। तो आपको यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपसे वो गुप्त काल के संदर्भ में पूछ सकता है। पहला, वो आपसे पूछ सकता है कि शासकों का कालक्रम क्या है। फिर वो आपसे पूछ सकता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, या फिर कौन सा जो है दरबारी यात्री जो है वो, या फिर जो है एक विदेशी यात्री जो है इनके दरबार में आया था। या फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि फरयान नामक विदेशी यात्री निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के शासक के दरबार में आया था। तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो विदेशी जो यात्री थे फरिहान, वो आए थे, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्हें हम अक्सर क्या करते हैं, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम द टर्म सिली पॉइंट इज यूज्ड। किस खेल में सिली पॉइंट का उपयोग किया जाता है? क्रिकेट में, बिलियर्ड में, हॉकी में, गोल्फ में। देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो क्रिकेट में किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्रिकेट में अन्य कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। देखिए ये है सिली पॉइंट। ठीक है, ये है सिली पॉइंट। अब आप समझ रहे होंगे सिली पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए सिली पॉइंट में क्या होता है कि मान लीजिए जो है आपने गेंद फेंकी, ठीक है, और गेंद जो है वो चली गई फील्ड में। अब फील्डर उसे पकड़ रहा है, ठीक है। अब पास का जो फील्डर है, अब गेंदबाज जो है, जैसे ये देखिए ये गेंदबाज है, ठीक है, उसे पकड़ने के लिए खड़ा है। ये दो बल्लेबाज हैं। ये जब इस तरह का होता है तो ये लोग आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाते हैं, ठीक है। जब ये आपस में एक दूसरे क्रॉस करके रन बनाते हैं, चाहे 1 रन बनाए चाहे 2 रन बनाए, तो उस रन को काउंट किया जाता है। उसी को हम कहते हैं सिली पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो गेंदबाज है काफी पास खड़ा है, ठीक है, आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोग भाग करके एक दूसरे को क्रॉस करके रन बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सिली पॉइंट, ठीक है।
अब समझते हैं कि नेक्स्ट एक टर्म आता है चाइना मैन। ठीक है, ये देखिए चाइना मैन क्या होता है, जब एक लेफ्ट आर्म, ये देखिए अपना लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और उंगलियां नहीं, अपनी कलाई को मोड़ रखी है उन्होंने, देखिए उंगलियों से नहीं पकड़ा, उंगलियां से बॉल पकड़ी है लेकिन उंगलियों को घुमा के नहीं बॉल फेंक रहे, वो अपनी कलाई को, ये देखिए इनकी कलाई मुड़ी हुई, इसको घुमा के बॉल फेंक रहे हैं। इसी टर्म को जो है वो क्रिकेट में हम चाइना मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है ओवर थ्रो। ठीक है, ओवर थ्रो में क्या होता है, जब अगर फील्डर जो है, ठीक है, और मतलब जो है खड़े हैं, ठीक है, और बल्लेबाज जो है वो दौड़ के रन बना रहा है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं वो अक्सर, जब आपने देखा होगा कि जब उनके पास टाइम कम होता है तो वो तेजी से भागते हैं और स्लाइड कर जाते हैं, कूद जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से अपने आप को जो है थ्रो करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ओवर थ्रो। जैसे आपने बहुत सारे, अगर आप क्रिकेट के फैन है तो आपने चीजों को देखा होगा। ठीक है, अब आता है ऑफ स्पिनर। देखिए ऑफ स्पिनर क्या होते हैं, ये अपनी कलाई का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी उंगलियों से बॉल को घुमाते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये देखे होंगे, ये देखे होंगे, ये देखे होंगे, ये देखे होंगे, इनको हम बोलते हैं ऑफ स्पिनर। ठीक है, अब ये देखिए ये है एलपीडब्ल्यू। एलपीडब्ल्यू में क्या होता है, ये विकेट है। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको जो है विकेट के सामने नहीं खड़ा होना होता और ना ही जो है अपनी टांग को आगे ला करके, आपकी जो टांगे, उससे गेंद को रोकने का प्रयास करना होता है। अगर आप उसको ऐसा करते हैं तो आप एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट। ठीक है, क्या होता है एलपीडब्ल्यू का मतलब, लेग बिफोर विकेट। ठीक है, तो आप लेग बिफोर विकेट में आउट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है गुली। ठीक है, गुली, और एक आता है कवर। आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, कि गुली क्या है, कवर क्या है। गुली क्या होता है, जब मैदान का वो हिस्सा जहाँ पर जो है एक फील्डर मौजूद होता है, ठीक है, और ये फील्डर क्या होते हैं, देखिए ये यहाँ पे मैं, ये है यहाँ पे बैट्समैन खड़ा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट इसके आसपास, इसके पीछे खड़े होते हैं ऐसे कैच पकड़ने के लिए। ठीक है, ताकि वो उसे आउट कर सके, उसे बोलते हैं गुली। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विकेट कीपर है, ये फाइन लेग है, ये थर्ड मैन है, ये स्लिप है, ये मिड विकेट है, ये मिड ऑफ है, ये पॉइंट है, ये स्क्वायर लेग है। मतलब ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्रिकेट में यूज होती रहती हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो है जनरली जो है जो मेल्स होते हैं उन्हें क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और वो इस टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि मैं जो है इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें क्लियर किया हो, क्योंकि कभी कभी जो है DSSS भी आपसे इस प्रकार के सवाल आपको कंफ्यूज करने के उद्देश्य से पूछ लेता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। देखिए क्रिकेट के खेल में जो है स्लिप पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है। इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो जो है ICC है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में। अब अन्य शब्द चाइना मैन, देखिए ओवर थ्रो, ठीक है, ऑफ स्पिन, LPW, गली, कवर पॉइंट, ठीक है, विकेट कीपर, फील्डर, लॉग ऑन, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है मरगमकली नृत्य इज एसोसिएटेड, यानी मरगमकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित, आपको बताना है। असम से संबंधित है, या राजस्थान से संबंधित है, या MP से संबंधित है, या केरल से संबंधित है। इस प्रकार का नृत्य जो है वो कौन से राज्य में जो है किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब देना है। इस प्रकार का नृत्य जो है वो हम देख लेते हैं, केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। अक्सर इसे जो है वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, त्योहारों के समय गाया जाता है, फेस्टिवल्स में आप इसे गाते हैं, या फिर शादी में जो होती है वेडिंग्स में, उसमें गाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये है नृत्य। ठीक है, जो लोग केरला से होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, या जो कभी उस टाइप के उधर घूमने गए हैं, ठीक है, उन्होंने कभी इस प्रकार के फंक्शंस को अटेम्प्ट किया हो, वो लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए ये सेंट थॉमस क्रिश्चियन समुदाय का एक प्राचीन नृत्य है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से नोगा या दक्षिणपंथी ईसाइयों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये उनके मतलब जो है जीवन और मशीनरी के कार्यों, ठीक है, और एक तरीके से त्योहार के समय और शादी के समय जो है वो गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सूपा बांध इज लोकेटेड, यानी सूपा बांध जो है किस राज्य में पाया जाता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बांध हो गया, नदियाँ हो गई, डांस फॉर्म्स हो गए, ये सब जो है आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, वो हर बार आपसे पूछ रहा है। मैं आपको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ और वो इसमें हर बार आपसे इस प्रकार के सवाल पूछता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भारत में स्थित महत्वपूर्ण बांधों की सूची को याद करें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक में है, गुजरात में है, असम में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये बांध। ठीक है, तो ये बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। सूपा बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये सूपा बांध है, 101 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 333 मीटर है। ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ है और ये काली नदी पर बनाया गया बांध है। कौन सी नदी पर? काली नदी पर या कालिंदी नदी, जिसको भी आप जो भी नाम से जानते हैं, कालिंदी नदी और काली नदी पर ये बनाया गया बांध है। इसका उपयोग विद्युत और सिंचाई के लिए किया जाता है। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि जो सूपा बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो काली नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। ये भी आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसने हर बार आपसे एसआई यूनिट पे सवाल पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी एसआई यूनिट क्या है। एम्पियर है, न्यूटन है, जूल है, पास्कल है। तो इसकी एफआई मैं आपको ये सवाल पहले भी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। फिर देख लेते हैं, ठीक है, कि न्यूटन किसकी इकाई है। ठीक है, न्यूटन जो है वो बल की इकाई है, यानी फोर्स की इकाई है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने ही जो है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, जूल जो है उससे हम ऊर्जा को भी नापते हैं और उससे हम कार्य को भी नापते हैं। ठीक है, और पास्कल जो है उससे हम दाब का नाप करते हैं या दाब का मापन करते हैं। ठीक है, ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, आपको ऐसा यूनिट डेफिनेटली याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द पद्मा अवार्ड स्टार्टेड, यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। पद्म पुरस्कार भारत में कब से दिए जा रहे हैं? 1954 से, 1950 से, 1953 से या 1952 से? कब से जो है वो मिलना शुरू हुए हैं? ठीक है, तो देखिए 1954 से जो है पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये क्या है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत में 3 प्रकार के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, ये 3 भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। ठीक है, और ये 1952 से जो है वो दिए जा रहे हैं। किस काम के लिए दिए जाते हैं? या तो आपने कला के क्षेत्र में या फिर सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में या फिर जन और नागरिक सेवा के क्षेत्र में आपने कोई काम किया है तो उसके लिए आपको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा 1978 में, ठीक है, 1979 में, ठीक है, उसके बाद जो है 1993 में और 1997 में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। ठीक है, बाकी हमेशा जो ये पुरस्कार आपको दिए ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ इलेक्शन of the President of India borrowed from the Constitution of which country, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है हमने कौन से देश के संविधान से ली है। ठीक है, यानी कौन से देश के संविधान से बोरो किया। फ्रांस से किया, यूएसएसआर से किया, आयरलैंड से किया, ब्रिटेन से किया। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आयरलैंड। जब मैंने आपको जो है बताया था कि हमने कौन कौन से संविधान से कौन कौन से जो है प्रावधान जो है वो बोरो किए हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तब मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी कि हमने कनाडा से कौन सा लिया है, फ्रांस से कौन सा लिया है, यूएसएसआर से कौन सा लिया है,
1935 के अधिनियम से कौन सा लिया, उसमें मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। उस टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि आपको ये स्रोत याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन पे सवाल जो है आपसे आगे पूछता रहेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार जो है आपसे पूछता है, ये DSSB का फेवरेट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से पौंडीचेरी को हमने जो है यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया था, यानी भारतीय राज्य संघ में हमने जो है पुडुचेरी को किस जो है संशोधन के तहत शामिल किया था। आपका ऑप्शन है 13 के तहत, 14 के तहत, 12 के तहत या फिर 21 के तहत। देखिए 12 के तहत जो है हमने, ठीक है, सॉरी 12th के तहत नहीं, हमने 14th के तहत किया था, 12th के तहत नहीं किया था। 14th अमेंडमेंट के तहत हमने जो है पुडुचेरी को जो है भारतीय राज्य संघ में शामिल किया था। अब 14th अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 14th अमेंडमेंट 1962 में किया गया था, ठीक है। हमने अकेले पौंडीचेरी को या पुडुचेरी जो भी आप कह सकते हैं, सिर्फ उसी को नहीं शामिल किया था, बल्कि हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, उसके बाद जो है मणिपुर को, उसके बाद जो है त्रिपुरा को, ठीक है, गोवा को, दमन एंड दीव को, ठीक है, इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 राज्यों को हमने जो है वो 1962 के 14th अमेंडमेंट के तहत जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। किस किस को शामिल किया था, पुडुचेरी को, हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, त्रिपुरा को, गोवा को और दमन एंड दीव को शामिल किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, ठीक है, और हमने 14वें संविधान संशोधन 1962 के जरिए जो है इसको शामिल किया था। इसके साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, त्रिपुरा को, गोवा को, दमन एंड दीव को और पुडुचेरी को भी शामिल किया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहर लोक नृत्य, ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, MP से। देखिए ये बिहार से संबंधित जो है लोक नृत्य है, एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए ये लोक नृत्य है, आप ये देख रहे हैं, ये औरत बैठी है, ठीक है, इसके गोद में एक बेबी है। तो जनरली इसको कब गाया जाता है, जब आपके घर में पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। ये मुख्यतः जो है वो बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो है अक्सर ये गाने वगैरह जो है वो गाए जाते हैं पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड विच इज लिविड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेदर देन सेल, यानी निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर जो बिक्री के बजाय निर्माण के समय लगाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, सीमा शुल्क, आयकर, वैट या उत्पाद शुल्क, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि जो वस्तुओं को जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो उस पे जो कर लगता है, ठीक है, वो बिक्री के बजाय क्या होता है, निर्माण के समय लगता है। यानी आप जब बना रहे हो उस टाइम पे वो टैक्स लगेगा, जब आपने वो चीज को बना के बेचा उस पे नहीं लगेगा, बनावट के टाइम पे उस पे टैक्स लगेगा। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकार के टैक्स को क्या बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी बोलेंगे, इनकम टैक्स बोलेंगे, वाट बोलेंगे या एक्साइज टैक्स बोलेंगे। देखिए नाम से ही शामिल है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे उत्पाद शुल्क, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क तब होता है जब हम कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं और उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। ये मुख्यतः जो घरेलू खपत की चीजें होती हैं, ठीक है, उन पे लगाया जाता है, ठीक है, उन पे लगाया जाने वाला ये कर है, ठीक है। अब तो ये सब समाप्त हो गया क्योंकि GST की व्यवस्था जो है वो भारत में आ गई है, तो अब इस प्रकार के जो है कर नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि हमने जो है आपको पता ही है 1 जुलाई जो है 2017 से GST लागू हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपको बताया गया है, उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण में की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं, जैसे कि वस्तुओं का विनिर्माण होता है, ठीक है। अब भारत में जो है 3 प्रकार के जो है उत्पाद शुल्क थे, ठीक है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी,
आबकारी का अतिरिक्त शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क, लेकिन ये सब समाप्त हो गया है क्योंकि हमने जो है जीएसटी की व्यवस्था को अपना लिया है। ठीक है, चलिए ये वैसे पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आपसे इस प्रकार का सवाल वो शायद ही जो है DSSS भी पूछे, क्योंकि जीएसटी की व्यवस्था जो है वो 2017 से लागू हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब पुरानी कर व्यवस्था के बारे में सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन क्योंकि आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो आप एक बार इसको बारे में बस एक कॉमन नॉलेज रख लीजिए कि क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू इन विच कैटल आर वर्शिप, जिसमें जो है वो पूजा की जाती है मवेशियों की, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जल्लीकट्टू जो है वो जो है कौन से राज्य से संबंधित है। ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। ठीक है, तो आप आंख बंद करके इसमें तमिलनाडु पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहीं का जो है फेवरेट जो है वो एक तरीके का फेस्टिवल है, जिसपे वो जो है वो उन्हें पकड़ते हैं, मवेशियों को छोड़ा जाता है और वो बाद में उन्हें पकड़ के उन पे लाल कलर का फीता बांधा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये है गेम। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला इसलिए पहुंचा था क्योंकि इसके दौरान कई बार या तो पशुओं को जो है चोट पहुंचती है, या कई बार जो है वो पशुओं के पैरों के तले दब करके जो इंसानों को चोट पहुंचती है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि इस प्रकार की जो प्रथा को जो है वो बंद किया जाना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, वो अभी भी इसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये तमिलनाडु में लगभग 400 वर्ष पुरानी परंपरा है। ठीक है, और इसमें जो है वो खेल में बैलों के सींग में सिक्कों या नोट फंसा कर रखे जाते हैं, फिर उन्हें जो है भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि जो है वो उनके सींग को पकड़ के उन्हें काबू कर सके। और अगर वो काबू कर लेते हैं तो जो नकद की राशि होती है वो उन्हें मिलती है। उनके सींग पर वो पैसे वगैरह बांधते हैं रेड कपड़े में। ठीक है, और जो है उन्हें जो है वो जो जनसंख्या के बीच में छोड़ दिया जाता है, लोगों के बीच में। फिर लोग, जो भी व्यक्ति उसे पकड़ लेता है सींग के द्वारा और उस बैल को काबू कर लेता है, तो जो अमाउंट उसके सर पे बंधा हुआ है वो उसका हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का खेल है उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1969 हाउ मेनी प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज। वो पूछ रहा है आपसे कि 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 10 का, 8 का, 14 का या 12 का। ठीक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, फिर बाद में जो है 1980 में जो है 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वर्तमान में आप देखें, अगर अब वर्तमान में आपसे पूछता है 2024 में आपसे पूछता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। उनके शासनकाल में ही जो है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट बार जो है ये कदम उठाया था। फिर 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में 2020 का डाटा है, लेकिन अभी भी 2024 में भी जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 ही है। ठीक है, कितनी है, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। डज नॉट, हाँ, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी कौन सी ऐसा देश है जो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री में शामिल नहीं है। आपके पास आता है ईरान है, यमन है, मिस्र है, पनामा है। कौन सा जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं आता। देखो पनामा, ये तो सिंपल सा नाम है। पनामा आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये एकदम, अगर ये मिडिल ईस्ट में शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि पनामा जो वो मैक्सिको, कोलंबिया, ये जो अमेरिका वाला जो दक्षिण अमेरिकी वाली पार्ट है, वहाँ का हिस्सा है पनामा। ठीक है, उसके अलावा ईरान हो गया, यमन हो गया, मिस्र हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हैं। चलिए एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मिडिल ईस्ट कंपनी, सॉरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज। इजिप्ट आता है, उसमें टर्की आता है, सीरिया आएगा, जॉर्डन आएगा, इराक आएगा, ईरान आएगा, सऊदी अरब आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात आएगा, ओमान आएगा और यमन आएगा। ठीक है, और कुवैत। ये सारे जो हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 कंट्रीज जो हैं वो किसका पार्ट है, मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और आज का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, who founded the new face of Indian Independent League in 1942 in Tokyo। देखिए जापान की जब हम बात करते हैं कि जापान में जाकर के जो है बहुत सारे जो है वो लीग्स को बनाना, ठीक है, या फिर वहाँ से सेना वगैरह लेके आना, ठीक है, उसके मामले में जब हम बात करते हैं तो दो लोगों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है और दूसरा जो है वो रास बिहारी बोस का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब ऑप्शन में ये दोनों आते तब कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस जो है वो सही आंसर होगा। रास बिहारी बोस जो थे उस टाइम पे टोक्यो में जो है वो रहा करते थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, टोक्यो में जो भारतीय अफसर थे, ठीक है, उनके साथ मिलकर के उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। किसका गठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन उन्होंने किया था, ठीक है, और क्यों किस लिए किया था? ताकि भारत को मुक्ति दिला सके, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे जो है सम्मेलन भी आयोजित किया था जिसमें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने 1942 में एक सम्मेलन आयोजित किया था जहाँ पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो अब आप क्या समझे इस बात से? देखिए रास बिहारी बोस जब जापान में थे तो उन्होंने दो काम किए थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। एक तो 1942 में उन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, दूसरा उन्होंने वहाँ पे भारतीय जो अफसर रह रहे थे उस टाइम पे जापान में, उनके साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, जिसे आगे चलकर ही आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है उन्होंने जो है इस सेना को जो है वो जो है लेकर के आ रहे थे भारत के तरफ जो है वो आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। तो दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी जापान का जिक्र हो, एक तो सुभाष चंद्र बोस, एक रास बिहारी बोस, ठीक है। लेकिन रास बिहारी बोस पहले उन्होंने शुरुआत की थी, सुभाष चंद्र बोस उनके बाद आए थे, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये जापान में रह रहे थे, भारतीय अप्रवासी थे। उन्होंने जो है 28 से 30 मार्च के बीच में जो है राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए टोक्यो में भारतीय प्रवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और उन्होंने जो है भारतीय सेना के जो अफसर थे उनके साथ मिलकर के भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, ठीक है। और सम्मेलन में उन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हों, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता चले हों, ठीक है। किसी प्रकार के डाउट के लिए या फिर स्टडी मटेरियल की PDF के लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमें जो है टेक्स्ट करके अपने PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है जोर शोर से जो है चालू रखिए। थैंक यू।